जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वहाँ मैं इकोनॉमिक्स का अपना पार्ट 2 लाऊंगी, क्योंकि मैं पार्ट 1 ला चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी आज की वीडियो। और साथ ही में अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैंने ये बताया था और अब वीडियो आ भी चुकी है आदित्य सर की। तो मैंने बोला था जितने भी आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं उनको अब जितनी भी मैथ्स की वीडियो हैं आईआईटी से रिलेटेड वो मिल जाएंगी, चाहे वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं फिर एडवांस की, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं आपके नॉलेज में या आपके भाई बहन या आपका दोस्त कोई भी ऐसा है जो कि आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो उससे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको यहाँ जितनी मैं वीडियोस लाती हूँ वो तो एसएससी या आईएएस इन सब एग्जाम से रिलेटेड है, बट आपको अगर इंजीनियरिंग एग्जाम्स के बिहार पे कोई भी वीडियो चाहिए तो वो आपको आदित्य सर या फिर आगे और भी वीडियो जो अपलोड होंगी फिजिक्स केमिस्ट्री की तो भी मिल जाएंगी। फिलहाल अभी आपको मैथ्स की वीडियो ही मिल पाएंगी, लेकिन जितने भी लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो कैरी ऑन करते हैं, जो कि आज की वीडियो मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स पे है। कुछ चीजें जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से इस वीडियो में, क्योंकि अभी कुछ जरूरत होगी उनकी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इस सारी बातों के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। और मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की अर्थशास्त्र बताई गई थी, माइक्रो एंड मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें एक अर्थशास्त्र में आपका क्या है, माइक्रो अर्थशास्त्र जो होती है वो छोटे छोटे लेवल की, यानी अगर व्यक्ति की आय, व्यक्ति के कितना वो उत्पादन कर रहा है या कितना उपभोग कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वो एक बड़े लेवल की, यानी कि देश की या फिर राष्ट्र की बोल सकते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में जब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियर कर दी थी। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। मैंने आपको उसके 3 टाइप्स बताए थे। 3 टाइप्स के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। देखिए पहला मैंने बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो जो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मैंने आपको अच्छे से बताया था किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में आएंगे, इससे वो सारी चीजें आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताई थी, इसके साथ साथ बताई थी सामाजिक अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमी। इसके साथ साथ थर्ड जो आपकी अर्थव्यवस्था आती है यानी इकोनॉमी आती है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं मैंने बताई थी। आज हम इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं के क्या लाभ होते हैं, क्या इनसे हानियां होती हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस या बोल सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्यों मतलब इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो आपके कि कितनी तरीके की चीज़ें और भी हैं जो उनके बारे में जो थोड़ा बहुत छूट गया, उन चीज़ों के बारे में भी आज बात करेंगे। वैसे आज की क्लास भी कुछ ना कुछ बेसिक ही रहेगी, उसके बाद आगे हम बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं वो चीज़ें पढ़ाना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो एसएससी के बिहाफ पे, रेलवे के एग्जाम्स में। और रेलवे के एग्जाम्स वालों के लिए मैं बता दूँ कि उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम्स हैं वो ज़रूर होंगे। आपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि रेलवे के एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, जो भी होगा आगे आपको पता चल जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 तरीके की इकोनॉमी आपको बताई है, तो चलिए जल्दी से उनके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बताया था मैंने, ये क्या होती है जल्दी से इसके बारे में बात भी कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए मैंने बताया था जब रिसोर्सेज पे सारा कंट्रोल निजी क्षेत्रों का होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का होता है, यानी जब आपके देश में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही सिक्का चलेगा, कुछ भी है जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हर एक चीज प्राइवेट सेक्टर की है, वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी कुछ भी ना हो, कोई भी स्वामित्व ना हो, तो वो सारी चीजें जो इस तरह की अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, यानी जो भी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पूंजी लगा के कुछ भी खोल सकते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था जो है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह की कंट्रियां हैं जहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। यूएसए है, आपका ब्रिटेन है और भी जर्मनी है, तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है।
अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट क्या क्या होते हैं, लॉस क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर एडवांटेज की हम बात करें तो आप इसको देख के समझ सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति निवेश करता है और निवेश करता है, उसके बाद उसकी कंपनी खुलती है, कंपनी से फिर उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, पैसा कमाते हैं जितने भी। तो गाइस देखिए अगर हम मेनली बात करें कि क्या हमको क्या प्रॉफिट होता है इससे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तो सिर्फ प्रॉफिट उनको होना चाहिए जो पूंजी लगा रहे, लेकिन नहीं, इससे हमें भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। क्या प्रॉफिट होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, प्रतियोगिता की भावना यहाँ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट लाती है मार्केट में, अलग अलग रेट में, अलग अलग प्राइसेस में, उनकी बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटीज के साथ लाती हैं और कंपेयर करती रहती हैं एक दूसरी कंपनी से अपने आप को। तो ये चीज जो है, ये चीज मार्केट में जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही देखने को मिलती है। अगर सामाजिक अर्थव्यवस्था होगी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था होगी, समाजवादी, वहां पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हम एज एग्जाम्पल ले लेते हैं जियो का। तो देखिए गाइस आपने देखा होगा कि जब से जियो मार्केट में आई है तब से जितनी कंपनियों ने अपने रेट बहुत बुलंद करके रखे तो उनके सबके रेट डाउन हो गए। उन्होंने जितने रुपए में वो पहले जो डेटा पैक 3G का देते थे, वही डेटा पैक अब आपको 4G का मिल रहा है उतने ही रेट में, और भी बहुत सारे आपको फीचर्स अलग अलग मिल रहे हैं। जियो ने क्या किया, जियो जब आया उसने फ्री का आपको पूरा डेटा दिया। क्यों? वो चाहता था कि सारे जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी अलग अलग कंपनीज के कस्टमर्स हैं, वो सारे क्या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और ऐसे ही बाकी कंपनियां भी चाहती हैं कि उनके कस्टमर बने रहे और बाकी के कस्टमर भी उनके पास आए। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे प्लान्स लाते रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी कंपैरिजन होता रहता है सारी कंपनियों में कि हम अपने आप को कितना से बेटर कर सके, प्राइस को गिराकर या फिर आप समझ लीजिए उनकी वैल्यूज को बढ़ा करके मतलब कितना अच्छा हम क्वालिटी को अप कर रहे हैं और वैल्यू डाउन कर रहे हैं, प्राइस जो है डाउन कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एक जो है सबसे बड़ा फायदा ये होता है, हम लोगों को यानी उपभोक्ताओं को सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि जब प्रतियोगिता की भावना होती है तो वहाँ पे वस्तुओं की सेवाओं में और वस्तुओं के दामों में जो होता है हम लोगों को सुधार मिलता है, यानी कि जो दाम होते हैं वो कम से कम में मिल जाएंगे और वस्तुओं की सेवाएं आपको और अच्छी मिलती जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको जियो के बारे में बताया। अब क्या है, जितने में आपको 3G प्लान पहले एयरटेल या कोई भी कंपनी देती थी, वोडाफोन मान लीजिए, उतने में अब आपको 4G के प्लान्स मिलते हैं, उससे कम रेट में मिलते हैं, और भी बहुत सारी आपको कॉलिंग के बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, रेट भी कम हुआ और आपको सर्विसेज भी अच्छी मिल रही हैं। तो वही चीज जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा कि आपको सेवा में आपकी वृद्धि होगी और दाम में कमी होगी। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। और अगर हम एक प्रॉफिट की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास भी पूंजी है वो निवेश करके अपना इसमें निवेश करके कुछ भी खोल सकता है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो। तो ये सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो सकता है। अगर आप समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि वहाँ सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, तो वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ ना कुछ अपना प्लान जो भी वो ला रही है वही कर सकती है। इसके अलावा नॉर्मल लोग जिनके पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो, वो अपना कोई भी निवेश नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ी खासियत है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। अब बात कर लेते हैं, तो हो गए फायदे, इसके नुकसान क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो चीजें जो होती है, चीजों का रेट समान नहीं होता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कहीं महंगी है तो कहीं सस्ती है चीजें। आपने खुद देखा है, जैसे आप फ्रिज ले रहे हैं या AC ले रहे हैं तो वो कई कंपनी की होती है, प्राइवेट कंपनियों की मोबाइल फोन आप लेते हैं, लेकिन क्या है, हम ये तो मानते हैं कि क्योंकि कंपटीशन है तो प्राइस लोग एक दूसरे से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन प्राइस भी तो आपको अलग अलग मिल रहा है ना, कोई कम रख रहा है तो कोई ज्यादा रख रहा है। हो सकता है कोई अपनी क्वालिटी ज्यादा बता रहा है कि हमने इसमें इतने फीचर्स लाए हैं इसलिए हमारा फोन या जो कुछ भी है वो महंगा है। तो इसलिए यहाँ पे चीजों का एक समान भाव नहीं होता। वहीं अगर चीजें सरकारी, अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की, अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पे क्या है, सरकार ने जो रेट फिक्स कर दिया वहां चीजें हमें उसी रेट में मिलनी है, सारी की सारी चीजें हमें उसी रेट में मिलेगी। अच्छा दूसरी बात कर लें और क्या लॉस होता है, तो देखिए उत्पादन में कमी आ जाती है। उत्पादन में कमी कैसे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पूरा देखिए निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, यहाँ पे सरकार का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो निजी क्षेत्र को जिससे भी फायदा होगा, यानी कंपनियों को जिस भी चीजों से फायदा होगा, वो सिर्फ उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करवाती है। अब क्या है कि बाकी चीजें जिनकी और भी लोगों को जरूरत है उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उत्पादन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के उत्पादन में तो कमी आ रही है। तो इससे क्या होता है कि उत्पादन में भी कमी आती है, ये एक दूसरा नुकसान हो गया। इसके साथ साथ हर कोई
देखिए हर कोई इसका लाभ नहीं ले सकता, हर किसी को वो सारी चीजें, देखिए मान लीजिए हम बात कर लेते हैं जैसे बीपीएल की। आप जानते हैं बीपीएल कार्ड धारक है जैसे इंडिया में, वो अगर चाहे तो अगर वो अपने कार्ड को दिखा के, या बीपीएल जो उनसे भी लो लेवल का कार्ड बनवाते हैं जो भी हैं, वो चाहे तो वो गेहूं, अगर मान लीजिए उन्होंने गेहूं खरीदा, तो अगर आपको 20 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है तो उनको मान लीजिए 10 रुपए किलो में गेहूं मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास एक कार्ड होता है जिससे उनको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सहायता मिलती है। गरीबी रेखा में जो जीवन व्यतीत करते हैं या जो उससे नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से फायदा मिलता है। लेकिन ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ फायदा सिर्फ उनको होगा जो पूंजीपति है। तो ये आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से, मैंने डीपली समझा दिया कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। अब देखिए बात कर लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर सोशलिज्म इकोनॉमी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज पे कंट्रोल है वो सारा का सारा सरकार का होता है, निजी क्षेत्र का उसमें कुछ भी नहीं होता है, सारा का सारा सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, यानी सबके लिए जो है वो सबके लिए, क्योंकि सरकारी होता है तो वो सारी चीज सबके लिए होती है। अब बात कर लेते हैं इसका क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो देखिए सबसे बड़ा लॉस जो इसमें आपका प्रॉफिट है वही इसका लॉस समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपको रेट तो कम मिलेंगे, वो चीज सही है कि जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये चीज इतने रेट से ऊपर नहीं बिक सकती, वो चीज उतने रेट से ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन साथ में एक चीज और हो जाती है गाइस कि उसकी जो हम बोल सकते हैं क्वालिटी है ना, वो डाउन हो जाती है। जब चीजें आपको कम रेट में मिलती है तो उनके साथ साथ क्या होता है, उनकी क्वालिटी भी जो है वो डाउन होने लगती है। कई बार ऐसा होता है, आपने खुद गौर किया होगा, सरकारी सहायता से आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि ये उतनी अच्छी नहीं है। मान लीजिए जैसे अभी मैंने गेहूं का आपको एग्जाम्पल दिया, तो बहुत से लोग ऐसे मैंने बोलते हुए सुना है कि उनको जो ऐसे गेहूं मिलता है, जो भी चावल वगैरह जो भी ऐसी सहायता राशि से जो भी कुछ मिलता है, वो चीजें उसके मुकाबले उनको कम अच्छी लगती है जो वो खरीद के ला सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारी चीज, जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने नेटवर्क की बात की थी तो अभी मैंने जियो की बात की थी। अब देखिए सरकारी नेटवर्क इंडिया में आप जानते हैं बीएसएनएल, आप जानते हो उसकी सुविधाएं कैसी हैं, तो वो पैसा कम ले रहा है उसी हिसाब से उसकी सुविधाएं भी हैं। तो वही चीज मैंने बताया, प्राइस तो यहाँ पे आपका कम रहेगा लेकिन उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी निचले स्तर की ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई कंपटीशन की भावना नहीं होती। यहाँ मार्केट ही नहीं है, मार्केट में बहुत कोई कंपटीशन ही नहीं है, जो भी कुछ है वो सरकार का है। तो आप ये सारी चीज समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें लॉस क्या है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें भी कमी आती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा कमी आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितना भी उत्पादन हो रहा है वो सारा का सारा उसी क्षेत्र में खर्च हो जाता है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी कमी आती है। जब आप इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाता है। तो चलिए ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने बताया था, जब दोनों तरह की अर्थव्यवस्था हो जाती है तो जहाँ पे आपको दोनों अर्थव्यवस्थाओं को देखने को रूप मिले वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि इंडिया में आपको दोनों अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो वो हो गई आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, वो हो गई आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो सबसे पहली बात तो अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छी अगर हम बोले तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो सार्वजनिक व्यक्ति हो, कोई आम इंसान हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं, कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं बाजार में, मार्केट में, जिनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए सबसे पहली बात तो तालमेल बिठाना ही मुश्किल होता है, सरकार का और प्राइवेट चीजों के बीच में ये तालमेल ही मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, कि कैसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं कुछ ना कुछ उनको डर रहता है। पहली चीज तो डर किसका रहता है, सबसे बड़ा डर ये रहता है नेशनलाइजेशन का। उनको डर रहता है कि कहीं उनको उनकी कंपनियों को राष्ट्रीयकृत ना कर दिया जाए, या जैसे भी, ये एक सबसे बड़ा फियर है। इसकी वजह से क्या होता है, कई देशी कंपनियां या फिर विदेशी कंपनियां जो होती है डरती हैं। और इसके साथ साथ क्या है, आप जानते हैं, देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं और गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा, आपने देखा इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंडिया में बहुत है। क्यों है, जबकि यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ तो बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। आप ये तो जानते हैं जनसंख्या तो रीजन है ही है, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी तो होना आम बात है। इसके साथ साथ क्या है, लोग प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट चीजों की तरफ कम रुझान दिखा पाते हैं, क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जितनी आपको सरकारी यहाँ सुविधा दे रही है।
क्या होता है, सरकार में आपको भत्ता, सरकारी नौकरी में आपको भत्ता भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ होती है। सरकारी नौकरी जो होती है बहुत सुविधा देती है आपको, उतना क्या है प्राइवेट कंपनी नहीं दे पाती। क्यों? और भी बहुत सारे रीजन है। जब भी हम कुछ लगाते हैं, मान लीजिए हमने अपना प्लांट लगाया, तो सरकार वैसे तो सब्सिडी देती है, जितने भी प्राइवेट लोग कुछ भी लगाते हैं सब्सिडी देती है, लेकिन गाइस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं इंडिया के, जहाँ पे लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है अपना कुछ उद्योग लगाना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी को बढ़ाती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जो कमी हम बोल सकते हैं वो यही सब है। और दूसरी बात, यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन की जो है भावना है, लेकिन यहाँ का जो एक तरीके से बोल सकते हैं अनहेल्दी कंपटीशन है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें परफेक्ट लेवल में मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं हो पाती, कहीं पूंजी कम कहीं ज़्यादा। तो बस सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था ये है, मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर सही रूप से इसको मैनेज किया जाए तो ये तो चलिए हमने बात कर ली कि अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं, कितने टाइप की, तो मैंने पहले ही बता लिया था। फोर्ट्स क्या क्या हो जाते हैं। वैसे ये सब डीप चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैंने बोला सब कुछ डीप पढ़ा देते हैं आज। तो चलिए अब बात करते हैं, देखिए कितनी तरीके की आर्थिक क्रियाएं, बोला जाता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, ये आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। अगर हम बात करें आर्थिक क्रियाओं की, तो सबसे पहले देखिए उत्पादन। अब आपका जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो यहीं से हो रहा है। उत्पादन के बाद वितरण, और वितरण के बाद उपभोग, यानी कि आपका हो गया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ये क्या है? ये है आपकी आर्थिक क्रियाएं। कोई भी अर्थव्यवस्था जो भी हो किसी भी देश में, ये 3 मेन चीजें हैं जो एक तरीके से जब भी कोई वस्तु आती है, आप जैसे देख सकते हैं कोई भी चीज पहले उसका उत्पादन होता है, उसके बाद उसका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरे मार्केट में वो चीज जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो चीज आप खरीदते हैं और आप उसका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो यही आर्थिक क्रियाएं हैं जो कि पूरी अर्थव्यवस्था का मूल रूप है। 3 तरीके की यही मेन आर्थिक क्रियाएं होती है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। यानी कोई चीज उत्पादित हुई, उस चीज का प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए आलू है, अब आलू क्या हुआ, मंडी में आलू वितरित हुए, पूरे जितने भी लोग थे उन्होंने खरीदा, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उन सबके बीच में। फिर उन लोगों से किसने खरीदा, वो लोग तो मेन मतलब वो लोग तो यूज नहीं करने वाले ना, उन लोगों से हम लोग खरीद के उसको यूज करते हैं, उसको खाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका उपभोग किया, कंजप्शन किया। तो ये चीज तो हो गई आपके उत्पादन, वितरण, उपभोग। अब देखिए पूछा जाता है कि उत्पादन के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो इसमें मेन जो होते हैं आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पूछे जाते हैं जो उत्पादन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ पूछा जाता है जब भी कोई चीज हम उत्पादित करते हैं तो फिर हम उसको बेचते हैं, तो यहाँ पे ये चीज भी मेन पूछी जाती है कि बेचते हैं तो उनका जो मूल्य होता है, प्राइस को हम किस तरीके से बता, प्राइस कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप के प्राइस होते हैं। जब भी आप किसी चीज को बेचेंगे तो वो आपके 2 टाइप के प्राइस होंगे। एक तो होगा आपका मार्केट प्राइस और एक होगा आपका फैक्टर कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं ये क्या चीज है। देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो देखिए मार्केट प्राइस यानी बाजार का मूल्य, बाजारी मूल्य मान लीजिए, और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, लागत मूल्य। मैं इसको हिंदी में लिख दे रही हूँ, लागत मूल्य, और ये बाजार मूल्य। देखिए मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब ये मार्कर क्या हुआ, इस मार्कर को बनाने में जितनी इंक लगी, जितना ये प्लास्टिक लगा या जितना भी कुछ लगा, वो सारी चीजें जो कंपनी की है वो उसके फैक्टर कॉस्ट में आती है। कंपनी ने जितना कुछ बनाया वो उसकी जितनी लागत लगी, उसने इसको बनाने में वर्कर्स को जितना रुपए दिया। भाई अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आप कितना उसका पैसा, अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो आप उसका कितना पैसा, जितना पहली चीज तो जितना आपने अपने वर्कर्स को दिया, जितना इसमें लागत लगी, जितना भी मटेरियल लगा, जितना भी आपको लेना पड़ा कच्चा माल, फिर उसके बाद आपने उसको बनाया, फिर उसके बाद वो उसको आपने बेचा, तो वो आपका लागत मूल्य आता है। मतलब कि जितना आपने उसको बनाने में पैसा आपका लगा वर्कर्स को मिला करके। अच्छा मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजार में मान लीजिए इसकी लागत मूल्य है 8 रुपए, लेकिन मार्केट में हमको ये मिल रहा है 10 रुपए का, तो 2 रुपए कहाँ से बढ़े,
वो उसके बाजार मूल्य से बढ़े। अच्छा, बाजार मूल्य से क्यों बढ़े? बाजार देखिए, जो मार्केट प्राइस है आपका, मार्केट प्राइस का एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला होता है जिसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ये आपका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस का। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ मार्केट प्राइस। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है फैक्टर कॉस्ट, जिसको मैं एफसी करके लिख दे रही हूँ, प्लस टैक्स, जो भी आपको टैक्स देना पड़ा, माइनस सब्सिडी अगर है तो। अगर मान लीजिए सब्सिडी मिल रही है किसी चीज पे, सब्सिडी कब मिलती है? मान लीजिए आपने किसी भी चीज का उत्पादन किया, वहां पे सिर्फ आप ही का एक ऐसा प्लांट है, बाकी अभी और कोई प्लांट नहीं, तो आपको वहां सरकार कुछ ना कुछ सब्सिडी देगी, किसी भी चीज पर वो दे सकती है। मान लीजिए आपको वाटर, आपको इसमें इंक में जितना वाटर लग रहा है उस वाटर पे आपको सब्सिडी मिल रही है किसी भी चीज में, तो उससे क्या होगा, आपका जो लागत आएगी वो कम आएगी, खपत जो आपकी हो रही है उसकी लागत जो आएगी आपकी, वो आपको पैसा कुछ कम लगेगा सब्सिडी से, सरकारी सब्सिडी से। तो जब उसकी मार्केट प्राइस तय होती है तब इस तरीके का फॉर्मूला लगता है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट लागत मूल्य प्लस टैक्स, जितना मानक है टैक्स का वो टैक्स लगेगा, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी जितनी मिल रही है आपको उतना आपको कट करना पड़ेगा, वो चीज आपकी मार्केट प्राइस होती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि क्या मार्केट प्राइस होता है, क्या फैक्टर कॉस्ट होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि उत्पादन कितने टाइप के होते हैं। आज मैं सिर्फ इतना बता दे रही हूँ जल्दी से आपको कि कितने टाइप के होते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें हम कैरी करेंगे, और आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होगी, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्पादन के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो देखिए मेन 3 क्षेत्र बोले जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, मैं इसको बोल के जल्दी से बता दे रही हूँ, नेक्स्ट टर्न में मैं अच्छे से समझा दूंगी। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र होते हैं, इनके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, जब भी देखिए जितने भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से जितना भी जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चाहे वो कृषि हो, चाहे हम वानिकी यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए जितने भी पेड़ों का संवर्धन हो रहा है, पेड़ उगाए जा रहे हैं, काष्ठी पेड़ उगाए जा रहे हैं, यानी कि जितने भी लकड़ी वाले पेड़ हैं या कुछ भी ऐसा कुछ जो भी प्रकृति से रिलेटेड है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर जिसमें मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ये जितनी भी चीजें आती हैं आपकी, खनन हो गया, मान लीजिए जितने हैं, यहाँ से लोहा निकाला जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजें जो है आपकी वो उत्पादन में आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र में निर्माण या फिर विनिर्माण होता है, इसके साथ साथ गैस, विद्युत, ये सारी चीजों का निर्माण या फिर विनिर्माण होता है। विनिर्माण क्या मतलब, जो चीजें आपको कच्चा माल है, यानी कि जो आपके प्राथमिक क्षेत्र से जो चीजें आई हैं उन चीजों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका विनिर्माण हो गया। अब तृतीय क्षेत्र पूरा से पूरा सेवा क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पे आपको बीमा हुआ, बैंकिंग हुआ, ये जितनी भी सेवाएं हैं आपकी, चिकित्सा हुआ, ये सारा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसको मैं नेक्स्ट टर्न में कंटिन्यू करूंगी, अच्छे से बताऊंगी। उसके बाद हम जीडीपी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, फिर मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें आगे के टर्न में। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और साथ साथ जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और हाँ, अभी मैं फिर से वो न्यूज़ दे दूं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके भाई बहन IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जल्दी से उनको बताएं, और इस चैनल को, शिक्षा दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको मैथ्स की और आगे आने वाली और भी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ों की भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।